हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अपन अब तक एक नया लेसन चालू कर चुके हैं विद्युत धारा का, जिसमें अपन 2-3 क्लासेस वीडियो क्लासेस ले चुके हैं। उनमें अपन ने विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन और कुछ परिभाषाएं अपन ने पढ़ी और उसके साथ अपवहन वेग का आकलन अपन ने किया था अंतिम क्लास में कि अपवहन वेग होता क्या है, अपवहन वेग का समीकरण अपन ने ज्ञात किया था। अब यहाँ पर आगे की क्लास में या आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि अपवहन वेग का जो संबंध है वो धारा के साथ में किस प्रकार है। यदि धारा के मान को परिवर्तित किया जा रहा है किसी चालक में, तो उस अवस्था में अपवहन वेग के मान में किस प्रकार परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के लिए अपने को इन दोनों में संबंध की आवश्यकता होगी। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसका टॉपिक है अपना अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इसकी संबंध अपन ज्ञात करते हैं। संबंध ज्ञात करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट अपन एक चालक की कल्पना करते हैं। मान लो अपने पास कोई एक चालक है L लंबाई का, उस L लंबाई के चालक पर अपन V विभवांतर आरोपित करते हैं। कहने का मतलब उसको एक बैटरी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। देखो इधर यहाँ पर अपने पास एक L लंबाई का चालक है। स्टूडेंट, ये अपने पास एक चालक है जिसकी लंबाई L है। स्मॉल l, यहां पर अपन ने इस चालक की लंबाई ले ली। इस चालक को जोड़ा जा रहा है एक V वोल्ट की बैटरी से। इसको यहां पर अपन एक V वोल्ट की बैटरी से संयोजित कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चालक का ये सिरा धनात्मक और ये सिरा ऋणात्मक हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? ये अपन ने एक PQ चालक ले लिया। मान लो उदाहरण के तौर पर इसका नाम दे दिया अपन ने चालक का PQ। यहाँ पर ये अपने पास एक चालक है जिसकी लंबाई अपन ने L ले ली, और इस चालक का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी मान लो वो है यहाँ पर स्मॉल a। क्लियर दैट? अब यहाँ पर इस चालक में उपस्थित जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस आरोपित विभवांतर के कारण अपवहन वेग से चालक के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर गति करते हैं। क्यों? क्योंकि चालक में धनात्मक से ऋणात्मक की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहां पर इस स्थिति में इस चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E। इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस चालक के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर है। ओके स्टूडेंट? इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, मान लो यहां पर ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर अपवहन वेग Vd से गति करने लगते हैं। समझ गए? यहां पर इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करेंगे। ये अपन ने यहां पर स्टूडेंट इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन ले लिए जो इस चालक के P सिरे से Q सिरे की ओर अपवहन वेग Vd से गति कर रहे हैं। ठीक है? क्योंकि यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र के कारण बल आरोपित हो रहा है। उस बल के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन इस चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति कर रहे हैं, और इस चालक में उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर है। ठीक है? अब यहां पर इस चालक से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, अपन ने एक इलेक्ट्रॉन मान लो ले लो। यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की अपन कल्पना करें। ठीक है? जो प्रारंभ में कहां पर स्थित है? इस चालक के P सिरे पर स्थित है। ये इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस चालक के P सिरे से
Q सिरे पर पहुंचता है और P सिरे से Q सिरे तक पहुंचने में मान लो वो डेल T समय यहां पर लेता है। वो समय अंतराल अपन ने ले लिया कितना, डेल T। डेल T समय में यहां पर ये कहां से कहां पहुंच गया, इस चालक के P सिरे से Q सिरे पर पहुंच गया। समझ गए स्टूडेंट? तो यहां पर यदि अपन इस डेल T समय की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर P सिरे से Q सिरे पर पहुंच रहा है। मान लो यही इलेक्ट्रॉन है, यहां पर पहुंच गया, यहां से यहां तक आने में इसको डेल T समय लग रहा है। तो उस समय की अपन बात करें तो यहां पर उस समय का मान चालक के P से Q सिरे तक, P से Q सिरे तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में लगा समय मान लो डेल T है। तो स्टूडेंट यहां पर अपन एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय चाल और दूरी के मध्य संबंध, चाल बराबर दूरी बटे हुए समय। समझ गए? तो यहां पर समय अपने को कैलकुलेट करना है। तो समय अपने पास यहां पर डेल T है, तो समय डेल T है, दूरी कितनी होगी, ये इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे पर पहुंच रहा है, तो कितनी दूरी तय कर रहा है, इस चालक की लंबाई के बराबर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो दूरी यहां पर कितनी हो गई, n। समझ गए स्टूडेंट? और यहां पर P से Q सिरे तक जाने में इतनी चाल कितनी है, अपवहन वेग Vd। सही है? तो यहां पर इस चालक के P सिरे से Q सिरे तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में जो लगा समय है, वो समय अपने पास यहां पर ये आ गया डेल T बराबर L बटे Vd। ओके स्टूडेंट? अब यहां पर इस डेल T समय में P सिरे से Q सिरे की ओर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की अपन ने कल्पना की थी कि P सिरे से Q सिरे पर एक इलेक्ट्रॉन डेल T समय में पहुंच रहा है, तो P से Q सिरे तक पहुंचने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो ज्ञात करनी है। तो यहां पर चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये अपन ने मान ली कितनी है, स्मॉल n। इस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अपन ने क्या मान ली, स्मॉल n है स्टूडेंट। तो यहां पर इस चालक की अपन बात करें तो चालक का आयतन क्या मिल रहा है अपने को, चालक का आयतन, आयतन बराबर क्षेत्रफल इनटू लंबाई। इस चालक का क्षेत्रफल इनटू लंबाई ये इसके आयतन को व्यक्त करेगा। तो यहां पर चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लिया अपन ने स्मॉल कैपिटल A और चालक की लंबाई है स्मॉल l। मतलब यहां पर अपने को आयतन मिल गया A, आयतन अपने को मिल गया यहां पर क्या, AL। तो इस आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है वो देख लो। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर क्या हो जाएगी, आयतन इंटू एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने कितनी ली है, स्मॉल n। तो यहां पर
इस चालक के इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, चालक में आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर Al इंटू NO। अब इस आयतन के द्वारा, इस आयतन में इन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इस चालक के P सिरे से Q सिरे तक प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी, तो वो ज्ञात करनी है। तो यहां पर चालक के P से Q सिरे तक डेल्टी समय में प्रवाहित आवेश वो कितना होगा ज्ञात करना है। तो प्रवाहित आवेश के लिए स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में पढ़ा है मैंने, Q बराबर Ne, समीकरण अपन ने पढ़ा है Q बराबर Ne आवेश, N यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या और E यहां पर इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो यहां पर प्रवाहित आवेश की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। सही है। तो यहां पर प्रवाहित होने वाले कुल आवेश की मात्रा डेल Q बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर कितनी है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की संख्या है Al इंटू N और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E जिसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो यहां से अपने को इस आवेश की मात्रा मिल गई डेल Q बराबर NeAl। इस आवेश की मात्रा अपने को ये मिली, इसे समीकरण 2 देते हैं। आवेश मिल गया, समय मिल गया, तो उस अवस्था में स्टूडेंट अपने पास विद्युत धारा का समीकरण है। विद्युत धारा बराबर क्या, आवेश बटेवे समय। तो विद्युत धारा I आवेश डेल Q समय डेल T। सही है। तो यहां पर समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से I का मान क्या मिल गया, डेल Q का मान NeAl बटेवे डेल T का मान L बटेवे Vd। सही है। तो यहां पर स्टूडेंट ये L से तो L कैंसिल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अपने पास धारा I का मान क्या मिल गया, I बराबर NeA और ये Vd है, ये ऊपर चला गया। सही है। तो यहां पर अपन को संबंध ज्ञात करना था, किसके मध्य, अपवहन वेग एवं विद्युत धारा के मध्य क्या संबंध है, वो संबंध यहां पर अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। I बराबर NeAVd, यहां पर N एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, A चालक का अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्रफल और Vd यहां पर अपवहन वेग है। और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत धारा का जो मान है वो अपवहन वेग के समानुपाती है। विद्युत धारा और अपवहन वेग दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। इसका मतलब यहां पर विद्युत धारा के मान को यदि बढ़ाया जा रहा है तो उस अवस्था में क्या होगा, उस चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होगी, जिसे अपन अपवहन वेग कह रहे हैं, उस अपवहन वेग के मान में वृद्धि होगी। तो स्टूडेंट अपना टॉपिक था क्या, अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध। ये संबंध अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। संबंध अपन ने ज्ञात किया क्या, I बराबर NeAVd। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये संबंध अपन ने कैलकुलेट किया है इन दोनों के मध्य, अपवहन वेग और विद्युत धारा के मध्य अपन ने संबंध कैलकुलेट किया और संबंध से ये स्पष्ट हुआ कि अपवहन वेग का जो मान है वो विद्युत धारा के समानुपाती है।
विद्युत धारा का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा उसी अनुपात में अपवहन वेग का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और इसको रिवाइज करता हूँ। अपन ने यहाँ पर एक चालक लिया है PQ। उस चालक को PQ को अपन ने एक V वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप चालक में धनात्मक से ऋणात्मक सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर बल आरोपित होगा। इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग Vd से चालक के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों को P सिरे से Q सिरे तक पहुंचने में जो लगा समय है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। समीकरण चाल बराबर दूरी बटा समय से यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे हुए चाल अपन ने कैलकुलेट कर लिया। डेल T बराबर L/Vd। अब यहाँ पर चालक में उपस्थित एकांक आयतन में इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन स्मॉल n मान ली स्टूडेंट। एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर क्यूब। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन ने ये मान ली। तो यहाँ पर अब चालक का आयतन कितना है वो कैलकुलेट कर लिया। चालक का आयतन क्षेत्रफल इंटू लंबाई, बेलनाकार चालक है तो क्षेत्रफल इंटू लंबाई यहाँ पर चालक का आयतन है। तो Al यहाँ पर चालक का आयतन हो गया। अब इस आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है, कुल आयतन ये है। तो इलेक्ट्रॉनों की आयतन का जो मान है, आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कुल संख्या यहाँ पर इसका आयतन इंटू एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसे इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ पर चालक के P से Q सिरे तक डेल T समय में प्रवाहित होने वाले, क्योंकि इतने आवेश, इतने इलेक्ट्रॉन P से Q सिरे की ओर गति कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा वो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रवाहित आवेश समीकरण अपन ने पहले लेसन में पढ़ा है, Q बराबर N से यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने पास ये है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो अपन ने डेल Q का मान ज्ञात कर लिया। और यहाँ पर विद्युत धारा का समीकरण आवेश बटे समय से विद्युत धारा का मान ज्ञात कर लिया, आवेश और समय पर ज्ञात कर चुके हैं। तो डेल Q और डेल T का मान इसमें पुट करें तो अपन ने धारा का मान ज्ञात किया, क्या, I बराबर NEAVD। तो यहाँ पर इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि विद्युत धारा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा अपवहन वेग का मान उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो अपने डाउट का कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर इसी का एक छोटा सा टॉपिक और लेता हूँ स्टूडेंट। अपन ने अपवहन वेग का विद्युत धारा के साथ में संबंध ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब अपवहन वेग का विभवांतर के साथ में क्या संबंध है वो संबंध भी यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसी का एक दूसरा टॉपिक और ले रहा हूँ। यही चालक है अपना। इसी चालक के लिए अपवहन वेग एवं विभवांतर में क्या संबंध है वो संबंध यहां पर अपने को ज्ञात करना है। अपवहन वेग और विभवांतर में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपन ने अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध को कैलकुलेट किया, उसी प्रकार यहाँ पर इसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर अपने पास यही चालक PQ है। इस चालक PQ के लिए यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं, तो उस अवस्था में इसमें विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है। इस विद्युत क्षेत्र E का मान कितना होगा वो यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए अपन यदि पीछे के किसी चैप्टर में देखें तो विद्युत विभव वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो संबंध था E बराबर V/D। ये रिलेशन अपन ने पहले ज्ञात किया है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध अपन ने ज्ञात किया है, तो वहां पर उसी संबंध का अगर उपयोग करें तो यहां पर चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, चालक में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L, विद्युत विभवांतर V और चालक की लंबाई यहां पर L है, तो E बराबर V/L आ रहा है। ठीक है, ये यहां पर रिलेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको सीधे यहां पर उपयोग में ले सकते हैं।
अब यहाँ पर यदि अपन इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E बटे हुए स्मॉल m इंटू 2। ये लास्ट क्लास में अपन ज्ञात कर चुके हैं, अपवहन वेग के समीकरण का कैलकुलेशन अपन कर चुके हैं, Vd का मान अपन ने ज्ञात किया है। तो Vd बराबर अपने को ये मान मिल रहा है स्मॉल a इंटू कैपिटल E अपॉन स्मॉल m इंटू 2, यहाँ पर अपने को दिया होगा। अब यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है विभवांतर और अपवहन वेग के मध्य संबंध। तो यहाँ पर यदि मैं इसे समीकरण 1 दे दूं और इसे समीकरण 2 दे दूं, ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर समीकरण 1 का जो मान है वो सीधे 2 में रखो, 1 का मान E का जो मान है वो 2 में रख दो। तो Vd बराबर E टो अपॉन m इंटू E की जगह V बटे में L। तो Vd बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट? Vd बराबर मिल रहा है अपने को E टो अपॉन m L इंटू V। तो यहां पर विद्युत विभवांतर और अपवहन वेग के जो मध्य संबंध है वो संबंध ये मिल रहा है। इस संबंध से ये स्पष्ट हो रहा है कि अपवहन वेग जो है वो विभवांतर के भी समानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे बैटरी के विभवांतर को अपन बढ़ाते हैं तो क्या होगा? बैटरी के विभवांतर को बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवहन वेग में वृद्धि होगी। क्यों होगी? वो यहां से भी बना सकते हैं अपन, क्योंकि जैसे जैसे अपवहन वेग बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले विद्युत बल के मान में वृद्धि होगी, विद्युत बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के वेग में वृद्धि होगी, जिसे अपन अपवहन वेग कह रहे हैं। तो अपवहन वेग और विभवांतर के मध्य ये संबंध राष्ट्र। अब यहाँ पर इसी का एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं स्टूडेंट। अपवहन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध। अपवहन वेग एवं धारा घनत्व में क्या संबंध है वो संबंध यहां पर देख लो। एक संबंध अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, एक संबंध यहां पर इसके लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अपवहन वेग और धारा घनत्व के मध्य क्या संबंध है, उस संबंध का कैलकुलेशन यहां पर करें तो यहां पर उस संबंध का कैलकुलेशन भी अपन पीछे के समीकरणों से ही कर सकते हैं। पीछे के समीकरणों के अंतर्गत अपन देखें तो यहां पर अपवहन वेग और धारा के मध्य अपन ने संबंध ज्ञात किया है, उसी समीकरण का उपयोग करें। आज की क्लास में अभी अपन ने कैलकुलेट किया है क्या? अपवहन वेग एवं धारा के मध्य संबंध से क्या मिल रहा है अपने को? I बराबर NEA VD। ये अपने को यहां पर क्या मिल रहा है? अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध अभी कैलकुलेट किया स्टूडेंट अपन ने। तो यहां पर इस समीकरण में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो इस I को मैं इस A को मैं I के भागफल में ले जाऊं तो I बटे हुए A बराबर क्या मिल रहा है अपने को? NE VD मिल रहा है। सही है। अब यहां पर यदि अपन धारा घनत्व की बात करें तो यहां पर धारा घनत्व बराबर क्या होता है? धारा बटे हुए क्षेत्रफल। सही है। तो धारा घनत्व बराबर धारा बटे हुए क्षेत्रफल। धारा घनत्व को अपन जैसे व्यक्त करते हैं तो धारा I बटे हुए क्षेत्रफल A। सही है। तो यहां पर J बराबर I अपॉन A मिल रहा है तो इस समीकरण में I अपॉन जो A है इसे अपन क्या व्यक्त कर सकते हैं? यदि मैं इसको समीकरण 1 दे दूं तो समीकरण 1 से J बराबर अपने को मिल रहा है NEVD। तो अपवहन वेग और धारा घनत्व के मध्य ये संबंध है और इस संबंध से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि J समानुपाती है VD की। स्टूडेंट, तो यहां पर आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने 3 टॉपिक
डिस्कस किए हैं, और वो 3 टॉपिक है अपवहन वेग के साथ में विभवांतर, धारा और धारा घनत्व का क्या संबंध है। ये रिलेशन यहां पर अपन ने कैलकुलेट किया है तीनों राशियों के मध्य, और तीनों राशियों में ये संबंध अपने को मिल रहा है क्या कि I बराबर NEA VD मिल रहा है अपने को, सही है, और VD बराबर E टो अपॉन ML इंटू V मिल रहा है, और J बराबर NE VD अपने को ज्ञात होगा। तो इन तीनों से यही संबंध निकल के सामने आ रहा है क्या कि अपवहन वेग धारा के समानुपाती है, अपवहन वेग विभवांतर के समानुपाती है, और अपवहन वेग धारा घनत्व के समानुपाती है। यदि अपन धारा विभवांतर और धारा घनत्व के मान में वृद्धि करते हैं तो क्या होगा, इनके मान में वृद्धि करने पर अपवहन वेग के मान में वृद्धि होगी। तो जो आज की क्लास में अपन ये टॉपिक डिस्कस किया, 2 टॉपिक यहां पर हो रहे हैं, अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध, अपवहन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर यदि इस टॉपिक में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो स्टूडेंट, तो अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट्स को आप मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको उनके जवाब दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।